हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर ब्रह्मांड इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो घटना चक्र के हैं। और ये आरओ के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी कि जो ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी थी वो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल इन सब की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि कैसे हुई थी, इस सबसे रिलेटेड है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतियर ने दिया था 1927 में और जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत हिमयुग के बारे में बताता है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है, जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगेनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? ए वेगेनर ने। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगेनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगेनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। मिल्की वे वर्गीकृत की गई हैं। मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा किसमें वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती हैं। खगोलविद गैलेक्सी को मुख्यतः 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: एलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। तो 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं तथा विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि मिल्की वे का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार यानी कि बैरेड स्पाइरल है। अब आते हैं हम हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प इसमें सी होगा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है बहुत एग्जाम्स में। तो तारे का रंग सूचक होता है हमेशा उसके ताप पर, ठीक है। और ये अलग अलग हमारे को यहाँ तारों के रंग दिए गए हैं कि कितना कितना टेम्परेचर सब तारों के लिए यूज होता है, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। तो भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर, शाम विवर, ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात
लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। शाम विवर होता है। शाम विवर क्या है? सिमट गया तारे को हम शाम विवर कहते हैं। इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण विवर। तारों के कारण जो आकाश में जो घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है इसकी भी व्याख्या को। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को। ठीक है, दिए गए विकल्पों एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत दिया। ब्लैक होल, इसे ब्लैक होल भी कहते हैं, उसको दिया था। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल का एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता और ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो अब इसमें देखते हैं क्या आंसर है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ब्लैक होल को दूरबीन से देख पाना मुश्किल है, मतलब ब्लैक होल को हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण को, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता। अंतरिक्ष दूरबीनों तथा ब्लैक होल के उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों तथा तारों व गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का क्या कारण है? तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा की विस्फोट अवस्था है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है, यानी कि वो जो हमारे पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तारामंडल देखे गए हैं। तो टोटल 88 है इनकी संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु कौन सी नहीं है? वो है हमारी कृष्ण मास्टर। तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो कृष्ण मास्टर है वो खगोलीय वस्तु नहीं है और ब्लैक होल जो है वो खगोलीय वस्तु है। अक्सर यह एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। यह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं जाता है? तो ब्रिटल स्टार जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जाता है। पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार जो है उसका संबंध एनिमेलिया जगत यानी कि काइनोडर्मेटा, ये मतलब हमारा साइंस का कोई जीव है उससे है, जो समुद्री जीव से इसी स्टार के समान है। तो जो ब्रिटल स्टार है वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर जो हैं ये अंतरिक्ष में दिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही समुद्री नितल पर रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव हैं जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र में ना होकर कहाँ से होगा? फिर समुद्र से होगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र, यानी कि खगोल शास्त्र में
आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलग्यूज। बीटलग्यूज ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सबसे पहले 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र है। तो हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, वो है बीटलग्यूज। अब देखते हैं हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि 1 और 2, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच जो अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे क्या दिखाई देगा कि आकाश काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काले दिखने या तारे टिमटिमाते ना दिखाई देने पर पड़ने का कारण वायुमंडल हीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान लगभग 2.7 केल्विन होता है, जो पृथ्वी तल के तापमान से बहुत कम है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। ये सबको पता है कि प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी की इकाई होती है और अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, यूनिट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो तारों के बीच में जो दूरी को हम ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश द्वारा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व अथवा एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। तो खगोलीय ध्रुवों के डिग्रीज की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर होता है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, यानी कि कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो उसे डायरेक्शन बता सके, पर उसने ध्रुव तारों को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना होगा, सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारों को अपनी बाई ओर रखकर चले, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वो हमें दिशा बताने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम ध्रुव तारा को अपनी बाई ओर रखते हैं तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता है, तब पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारा को उसे अपनी बाई ओर रखकर चलना होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। तारामंडल के तारे हमेशा ध्रुव तारे की ओर जो संकेत करते हैं उन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बाइट का अंतरिक्ष से कोई रिलेशन नहीं है। टेलीमीट्री भारहीनता और सिसलूनर का है। बाइट कंप्यूटर की, आपको सबको पता होगा कि बाइट कंप्यूटर बाइनरी वो जो यूनिट यूज़ करी जाती हैं उनमें यूज़ होता है। इसका कोई अंतरिक्ष से रिलेशन नहीं है। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलेटरी स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध में। इवेंट होराइजन यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है।
सिंगुलैरिटी यह अंतरिक्ष काल यानी कि स्पेस टाइम जो है उसमें एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। और स्ट्रिंग थियरी इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। कम देशांतरीय विस्तार वाले देशों में सामान्यतः एक प्रमाणिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में एक से जब ज़्यादा कम देशांतरीय अक्षांश होगा तो फिर हम एक ही मानक समय लेंगे, और जब बहुत ज़्यादा देशांतरीय विस्तार होता है तो हम एक से ज़्यादा मानक समय का भी यूज़ कर लेते हैं। तो भारत में मानक समय जो है प्रमाणिक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड है। ठीक है, देशांतर रेखा प्रमाणिक समय रेखा है। थैंक यू सो मच। आपको आज हमने स्टडी करा है चैप्टर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या ब्रह्मांड कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसके क्वेश्चंस देखे हैं हमने, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर जो कि सौरमंडल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सच में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा ये सफ़र, और आरओ की प्रिपरेशन के लिए घटना चक्र जैसे को पता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप इधर उधर भटकने की जगह घटना चक्र को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से उसके क्वेश्चंस लगाइए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।